यस सर। जी जीशान, क्या हाल है जीशान? यस आई एम गुड सर। थैंक्स फॉर आस्किंग सर, व्हाट अबाउट यू? गुड गुड गुड। बाकी स्क्रीन विजिबल है जो पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ? यस सर, विजिबल है। चलिए, तो नॉर्मली यहाँ पे आज पार्टिसिपेंट थोड़े अलग हैं। एक दो ही लोग लास्ट सेशन वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम क्लोज नंबर 4 कंप्लीट किया था। तो क्लोज नंबर 4 को एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ। क्लोज नंबर 4 में 4 क्लोज आते हैं, 4 में 4 आते हैं। तो 4 में 4.1 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? 4.1 का मतलब क्या था? कुछ पार्टिसिपेंट ही, एक दो सुभाष जी को छोड़ के और कोई सब नए लग रहे हैं इस बार। सीवी बंसल भी थी। जी, कोई बता सकता है 4.1 का मतलब क्या है? चलिए, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सीवी बंसल, आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चलिए, तो क्लोज नंबर 4 में 4 सब क्लोजेस आते हैं जो हमने उस टाइम देखे थे। तो क्लोज 4 में जो फर्स्ट क्लोज आता है हमारा 4.1 आता है। 4.1 का जो मतलब है वो ये है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को लिखना है। तो 4.1 का मतलब क्या हो गया? अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को लिखें। 4.2 है अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट पार्टी। तो आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को आपको लिखना है। 4.3 स्कोप, आपका स्कोप को लिखना है। और 4.4 आता है प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना है, प्रोसेस को डिफाइन करना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आज हम क्लोज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्लोज नंबर 5 में 3 क्लोज आते हैं। क्लोज नंबर 5, यस सर। तो क्लोज नंबर 5 में कितने क्लोज आते हैं? 3 क्लोज आते हैं, जिनका मतलब है 5.1 लीडरशिप है, 5.2 क्वालिटी पॉलिसी है, और 5.3 आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। देखिए, यहाँ पे जो आईएसओ बोल लो, चाहे आप आईएटीएफ को बोल लो, लीडरशिप के बारे में बहुत फोकस कर रहा है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबल है क्यूएमएस इफेक्टिवनेस को लेकर। मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईएटीएफ या आईएसओ 9001 प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं है या इम्प्लीमेंट नहीं है सही ढंग से, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए आपका टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार है। मतलब कि अगर आपके आईएटीएफ की ऑडिट में एनसीज आती हैं, आपके आपका जो सर्टिफिकेट है वो होल्ड हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार है। क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? ये देखिए, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये आईएटीएफ और आईएसओ 9001 की स्टेटमेंट है। तो आपकी क्या पॉइंट है? आप कोई बताना चाहेगा कि क्या ये इन्होंने सही लिखा है या गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट क्यों जिम्मेदार है? देखिए, आप गलत सही कुछ भी बोल सकते हो। सिस्टम जो है वो है top। जी जी। यस हेलो जी सर। सर, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट में रिसोर्सेज है या मतलब रिसोर्सेज मेन चीजें होती हैं, और कैसे मतलब मेन तो वे बजट का होता है, तो बहुत सारी चीजें बजट पे बेस पे होती हैं। अगर क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इसलिए भी बहुत नीड होता है राइट। अकाउंटेबिलिटी का। बढ़िया बढ़िया। जी जी सर, आप भी कह रहे थे कुछ? तो टॉप मैनेजमेंट जब पॉलिसीज को बनाते हैं, फिर तो डाउन द लाइन को स्टैब्लिश कराना मैनेजमेंट का ही रोल में आता है। ये आईटीएल्स को क्लियरली डिफाइन करता है कि टॉप द लाइन सारे जो पॉलिसीज है उनको डिप्लॉय करने पर डिपेंड है। इसलिए मेन राइट। रोल है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा कुछ
जो भी मन करता है, आप गलत सही की चिंता मत कीजिए। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला कि भाई बताइए, टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है या और भी कोई जिम्मेदारी और किसी को भी दे, जैसे कि क्वालिटी हेड या प्लांट हेड को जिम्मेदारी दे दी जाए। सबसे पहले तो देखिए हमें जानना जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट क्या प्लांट हेड टॉप मैनेजमेंट में आता है या नहीं आता? सिंपल क्वेश्चन में। सारे ही आते हैं सर, जो भी डिपार्टमेंट हेड होगा वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। अच्छा, मतलब जो क्वालिटी हेड हुआ, चाहे आपके मेंटेनेंस मैनेजर हुए, सारे टॉप टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेट में आते हैं, क्योंकि ठीक। ओवरऑल पूरी टॉप प्रोसेस का मैनेजमेंट में केवल डायरेक्टर्स और अपर लेवल के लोग आते हैं, जैसे प्लांट हेड और डायरेक्टर्स। ठीक है। HOD is part of the management है ना, the plant management basically we can। चोड़ी ही होते हैं सर एक्चुअल में तो, ठीक है, मत डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, और कोई बताएं, बोलना चाहेगा? सर टॉप मैनेजमेंट में तो लाइक जो कंपनी के जो मतलब कंपनी ओनर्स होते हैं, जिनके मतलब डायरेक्शन में जो बजट प्लानिंग या बजट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो ज्यादातर मतलब टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, देखिए कितना सिंपल उन्हीं से की डायरेक्शन में। कितना सिंपल सा है ना ये टॉप मैनेजमेंट, ने कितना सिंपल सा एक वर्ड है टॉप मैनेजमेंट। बट जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कितना डाउट आ रहा है कि क्या प्लांट हेड टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, क्या मालिक ही टॉप मैनेजमेंट हो सकता है, क्या जो मैनेजर्स हैं वो भी टॉप मैनेजमेंट में आते हैं या नहीं आते, बहस वाला क्वेश्चन है ना। तो अगर देखिए कोई इंटरव्यूअर कोई इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप कैसे बताओगे कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? आप कहाँ पढ़ोगे? मतलब अगर कोई बहस छिड़ जाती है, तो आप कैसे साबित करोगे कि जो आप कह रहे हो वो सही है, टॉप मैनेजमेंट यही होते हैं भाई, प्लांट हेड ही टॉप मैनेजमेंट होता है, सारे मैनेजर ही टॉप मैनेजमेंट होता है? कहाँ लिखा है, कोई बता सकता है? क्योंकि सर सर उनको अपनी 9000 है। प्रोसेस की नॉलेज तो जो एचओडी जो होता है उस हेड को ही तो होती है, अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज। हाँ तो हर ले, डिपार्टमेंट से उसका हाँ तो वो वो टॉप में ही तो आएगा हाँ तो वो अपनी। डिपार्टमेंट का टॉप मैनेजमेंट होगा या कंपनी का टॉप मैनेजमेंट होगा? यहाँ पे जो बात हो रही है लीडरशिप एंड कमिटमेंट में, तो टॉप मैनेजमेंट की जब ये बात कर रहा है स्टैंडर्ड, तो वो बात कर रहा है पूरी कंपनी का। यस सर। तो क्या सर आपको वो जो लगता है? टॉप मैनेजमेंट सर टॉप मैनेजमेंट में प्लांट हेड, ऑपरेशन हेड, बिजनेस हेड्स। तो जो सर जो टॉप मैनेजमेंट है जो डायरेक्ट एंड कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी, वो सब टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। कहाँ लिखा है ये क्वालिटी? क्यों, बाकी तो सर प्रोडक्शन मेंटेनेंस 9000 इंपॉर्टेंट नहीं है? लिखा है, कहाँ लिखा है? सब टॉप मैनेजमेंट में जो डायरेक्ट में ये 9000 में है डेफिनेशन में। हम्म तो देखिए इन्होंने ये अच्छा बताया है, तो ये आप ध्यान रखिए। आईएसओ के 9000 स्टैंडर्ड, 9001 की बात नहीं है, ये आईएसओ कौन सा स्टैंडर्ड है, 9000। इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी है, टॉप मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट इज द पर्सन हु हैज ऑथोरिटी, उस जिसके पास, जो भी बंदा है प्लांट में जिसका ऑथोरिटी है, पावर है किसी चीज को साइन ऑफ करने का, उसको टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? टॉप मैनेजमेंट किसे कहते हैं? हु हैज द ऑथोरिटी और पावर टू गिव सम अप्रूवल्स, जैसे कि आपके प्लांटेड होते हैं, और जैसे कि आपके एमडी होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको टॉप मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो बात आती है कि किसी कंपनी में क्या हम हर मैनेजर को भी टॉप मैनेजमेंट रख सकते हैं, प्लांटेड को रख सकते हैं, या जो मालिक है उसी को टॉप मैनेजमेंट कहा जाना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर छिपा हुआ है डिपेंड ऑन और कंपनी टू कंपनी। जैसे कि हम कुछ लाला कंपनी में काम करते हैं, तो एक लाला होता है उस कंपनी में वहीं बैठता है, तो डेली वो आता है, तो इसका मतलब वो वहाँ का टॉप मैनेजमेंट हुआ। बट कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे कि मिंडा हुई, मदरसन हुई, वहाँ पे लाला जो है, जो मेन मालिक है, वो सिर्फ एक जगह बैठता है, लेकिन उनके प्लांट पूना में भी हैं, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी हैं, आपके बेंगलोर में भी हैं। तो क्या वो टॉप मैनेजमेंट उन सभी प्लांट के लिए कहलाएगा, या वहाँ पे प्लांट हेड आ जाएगा? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मदरसन है, मिंडा है, तो इनके जो मालिक हैं गुड़गांव में बैठते हैं,
लेकिन उनके प्लांट बेंगलोर में भी हैं, पूना में भी हैं, गुजरात में भी है, महसाणा में भी हैं। तो जो महसाणा का जो प्लांट होगा या बेंगलोर का जो प्लांट होगा, उसका जो प्लांट हेड होगा वो उस प्लांट के लिए टॉप मैनेजमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो जो जो हम, और इसका जो सिंपल अगर आपको आंसर देना है तो और मैं सिंपल करने का ट्राई करता हूं। टॉप मैनेजमेंट वो व्यक्ति आता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट में सबसे टॉप में आता है, उसको टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है एज पर आईएसओ डेफिनेशन। आई होप ये क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो ठीक है, टॉप मैनेजमेंट कौन हुआ? जिसके पास पावर है, जो किसी चीज को असाइन कर सकता है, जिसका ऑथोरिटी है। और टॉप मैनेजमेंट नॉर्मली हर प्लांट में आपने देखा होगा, आपने अपनी कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी पढ़ी होगी, तो क्वालिटी पॉलिसी में टॉप मैनेजमेंट का साइन आता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, टॉप मैनेजमेंट एस्टेब्लिश द क्वालिटी पॉलिसी, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट ही क्वालिटी पॉलिसी को एस्टेब्लिश करता है। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी में नीचे देखोगे एमडी का साइन रहता है। तो नॉर्मली एमडी, डायरेक्टर्स, ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। और उनका जो सबसे मेन भूमिका है, टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होना चाहिए प्लांट में, उनको प्रमोट यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच। तो प्रोसेस अप्रोच का यूज करने के लिए प्रमोट करना है, प्लस रिस्क बेस्ड थिंकिंग को और भी ज्यादा प्रमोट करना है। ये उनका मेन काम है। अब टॉप मैनेजमेंट की क्या भूमिका है? तो टॉप मैनेजमेंट की ये भूमिका है, सबसे पहले क्यूएमएस के रिसोर्सेस को प्रोवाइड करना है, कम्युनिकेशन करना है, केपीआईज को डिफाइन करना है, लोगों को हेल्प करना है कि वो क्यूएमएस को इफेक्टिव बनाए, इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना है। देखिए अगला यहाँ पे कई बार ये लोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे प्लांट हेड है या मालिक है, वो नॉर्मली आते नहीं है, महीने में या 6 महीने में एक बार आते हैं। तो क्या आपको लगता है प्लांट सही रन हो पाएगा? क्या प्लांट सही ढंग से चल पाएगा? कोई बता सकता है? हाँ सर, चल जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अथॉरिटी फिक्स कर दी है, जिसकी जिसकी अथॉरिटी है। उसकी एब्सेंस में तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और किसी को क्या लगता है? सर अगर वो रेगुलर बेसिस पे रिव्यू कर रहे हैं और आ नहीं रहे हैं तो वो पॉसिबल है कि सुल जाएगा। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जैसे कई बार होता है ना, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कंपनी में काम कर करके, तो शाम को बैठ के सोचते हैं कि काश मैं एक दुकान ही खोल लूँ, अच्छी सी जिंदगी तो जीऊंगा, रिलैक्स रहेगी लाइफ। तो मान लीजिए आप एक रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दुकान या जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो चल जाता है, 2-3 साल में ठीक ठाक चलने स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आप कुछ बंदों को हायर करते हो, जो कि जैसे प्लांट हेड, क्वालिटी हेड है, ऐसे करके आप उनको भी हायर करते हो, अपने बंदों को, जो दुकान वगैरह में बैठाने के लिए, टेक केयर करने के लिए। और अब आप आराम से उनके भरोसे घर पे बैठे मजे कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मैच देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो। क्या आपको लगता है आपकी दुकान या बिजनेस जो भी आपने जिन बंदों के भरोसे छोड़ रखा है, वो सही ढंग से चल पाएगा? आपको भरोसा है? सर अगर हम मतलब बीच बीच में रिव्यू कर रहे हैं, फिर हमने कैमरे लगा रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो सब चीजें हो रही है तो पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज नहीं। राइट, मतलब रिस्क है। यस सर। तो सिमिलर प्लांट भी ऐसे ही होते हैं। सो प्लांट में क्या करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, बीच बीच में रिव्यू करना चाहिए।
उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या केपीआई बनाए हैं, सही बनाए हैं या नहीं बनाए, क्या केपीआई इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कोई रिसोर्सेज चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इन्हीं चीज़ों से हमें समझ में आता है कि टॉप मैनेजमेंट इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूएमएस। देखिए आमतौर पे आप लोगों का भी क्वेश्चंस कई बार मन में आता होगा कि आईएसओ है या आईएटीएफ है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है, बट फिर भी हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों क्यों सही ढंग से हम क्यूएमएस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही ध्यान नहीं दे रहा है। टॉप मैनेजमेंट जो मालिक हैं, जैसे लाला मालिकों से अगर आप मिलोगे तो उन लोगों का ही मानना है कि हम पैसे देंगे और सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग्स किसको देनी चाहिए? आईएसओ या आईटीएफ की टॉप मैनेजमेंट को देनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए हैं, ना कि कमी निकालने के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। तो आई होप ये टॉप मैनेजमेंट का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा 5.1 में किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई टफ क्वेश्चन पूछा गया हो या ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो ऑडिट वॉडिट में पूछा हो, तो आप पूछ सकते हो, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का अभी बात करें तो। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 5.1 के अंदर आईएटीएफ में एक एडिशनल क्लोज आता है जो कि आईएसओ 9001 में नहीं है। 5.111 जो है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी आईएटीएफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कम से कम 3 पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहला है एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, सेकंड है कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी और थर्ड है एथिक एस्केलेशन पॉलिसी। मतलब अगर आपकी आईएटीएफ सर्टिफिकेट लेना है आपको आपकी कंपनी में, अगर ये 3 पॉलिसीज नहीं है तो ये पॉलिसीज नहीं है तो आपको एनसी मिल जाएगी, क्योंकि ये शेल रिक्वायरमेंट है। और आपको पता होगा जहां पे भी शेल लिखा है, शेल मतलब क्या है? अगर आईएसओ या आईएटीएफ में जहां पे भी शेल लिखा है, जिस क्लोज में शेल लिखा है, उसका मतलब क्या है? कि होना मैंडेटरी ही चाहिए रिक्वायरमेंट। मस्ट। यस, होना ही चाहिए, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? नहीं तो आपको मेजर एनसी मिल जाएगी अगर नहीं है तो। ये तीनों क्या है? शेल पॉलिसीज हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी और एथिक एस्केलेशन पॉलिसी। देखिए आपको सबको पता होगा एंटी ब्राइबरी पॉलिसी क्या होती है। कोई बताना चाहेगा एंटी ब्राइबरी पॉलिसी के बारे में? कोई भी एंटी ब्राइबरी के बारे में बताना चाहेगा? हेलो सर, वो वही है, ब्राइब लेने के लिए मतलब एंटी ब्राइबरी पॉलिसी बनाई गई है। तो ब्राइब इसमें कहाँ क्या क्या कहाँ चीजें लेने के लिए? होनी चाहिए? सिर्फ ब्राइब ब्राइब सप्लायर्स। कहीं भी ले सकता है, कस्टमर एंड पे भी। कस्टमर भी ब्राइब ले सकते हैं, तो उनके यहाँ पे भी एंटी ब्राइबरी पॉलिसीज बनी होती है। क्या या कस्टमर मतलब ब्राइब देगा मटेरियल, आपको? कस्टमर क्यों ब्राइब देगा आपको? कस्टमर ब्राइब, कस्टमर को हम लोग दे सकते हैं तो वो क्यों? मटेरियल पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्यों देगा कस्टमर को हम? वही जैसे कि कुछ रिजेक्शन हुआ या कुछ है, मतलब अगर हम ब्राइब देंगे तो वो क्या करेगा ना कि हम आगे मतलब फोन करने तो नॉट पास कर देगा, ऐसा होता है ना सर। अच्छा ठीक है। ये आईफोन में आप कुछ कह रहे थे, आईफोन में आपका नाम आईफोन पे आ रहा है। सर एक्चुअली जो जैसे सप्लायर्स हुए, हमारे जितने सप्लायर्स होते हैं हाँ उनके साथ में साइन ऑफ होता है कि मतलब उनको, जैसे सपोज दिवाली गिफ्ट हुआ या फिर मतलब नॉट हाँ, क्लियर कर देना, मतलब जो भी होता है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये एंटी आपने प्राइवेट पॉलिसी इसलिए होती है। बड़ा अच्छा एक चीज बोली, दिवाली गिफ्ट। क्या आपको लगता है दिवाली हाँ गिफ्ट ये एंटी सब ब्राइबरी पॉलिसी में आता है? सर डिपेंड करता है। जैसे मतलब कुछ मिठाई दे रहे हैं तो सिर्फ ठीक है, पर लेकिन अलग से मतलब मतलब जो हमारी कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि हमें किसी से ना गिफ्ट लेना है ना गिफ्ट देना है। हम्म। तो मिठाई ले ली तो, तो ये मिठाई ले ली तो वो गिफ्ट नहीं वो देना तो चाहिए ना? स्वीट है, वो तो दिवाली, नहीं नहीं नहीं, वो तो स्वीट है, वो तो दिवाली का हो गया, बट अलग से कोई गिफ्ट देता है तो हम्म। वो एंटी टेरर पॉलिसी में आता है। तो क्या पॉलिसी में लिखा है कि दिवाली में गिफ्ट ले सकते हो? नहीं 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 सर, नहीं होता ऐसा, नहीं नहीं होता लिखा ऐसा। है ना? नहीं, और जो भी किसी लेते हैं देते हैं वो सब मतलब
मतलब पता नहीं होता है। हाँ तो वो, हाँ ठीक है, सही बात। देखिए दिवाली का जो है ना, नॉर्मली अगर आप पॉलिसी को पढ़ोगे अपनी कंपनी की ना, तो उसमें कुछ अमाउंट लिखी होती है, जैसे कि 5,000। नॉर्मली हम सप्लायर से या और किसी पर्सन से 5,000 तक की गिफ्ट ले सकते हैं। गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, या ये मतलब ये एग्जांपल बता रहा हूँ, 5,000 का कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनी 1,000 भी रखती है, कुछ कंपनी 2,000 बिकती है। तो दिवाली गिफ्ट आप ले सकते हो, कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि नॉर्मली सप्लाई क्वालिटी वाले बहुत लोग फंसते हैं, परचेज वाले लोग फंसते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आईफोन आ रहा है 17 अभी आने वाला है सितंबर में, तो आईफोन ले लेंगे और रिजेक्शन या रिवर करके पास कर देंगे, है ना। वो सब एंटी ब्राइबरी पॉलिसी में आता है। सिर्फ एंटी ब्राइबरी पॉलिसी में सिर्फ वो बाहर का नहीं आता है, इंटरनल भी आता है। कई बार प्रोडक्शन वाले होते हैं, क्वालिटी वाले को पार्टी दे देते हैं घर, कंपनी के अंदर ही, भाई समोसे मंगवा लो, मंचूरियन मंगवा लो, और ये मटेरियल को मेरे पास कर दो। तो वो भी एंटी ब्राइबरी में आता है, क्योंकि गलत काम करना नहीं है, एज ए क्वालिटी, एज ए पुलिस वाले ही हैं वो। तो एंटी ब्राइबरी के लिए ना आईएसओ के और भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 37,002 करके स्टैंडर्ड है, उसमें भी बहुत सारी बातें की गई हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप अपने एचआर के पास एंटी ब्राइबरी पॉलिसी को पढ़ सकते हो। इसके बाद दूसरी पॉलिसी आती है एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट। कोई बता सकता है कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा होता है, क्या 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 बातों का ध्यान रखा जाता है? सर वर्क प्लेस बिहेवियर और वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का ध्यान दिया जाता है। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस का, ठीक है। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड वर्क प्लेस बिहेवियर ठीक है, ठीक है, विद सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? में डिसिप्लिन, एथिक्स और यही सब चीजें आती हैं। पॉश भी आता है। पोश भी आता है इसमें? ओके, वो तो फीमेल्स के लिए होता है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट है। तो नॉर्मली देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट में ही बताया जाता है कि जैसे आपको कैसे बिहेव करना है अपने सीनियर से, जूनियर से। आपको लड़ाई नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, आपको वेल ड्रेसअप होके आना है, बिना नहाए नहीं आना है, इस टाइप की, मतलब जो अच्छे से रेस्पेक्टफुली बात करनी है। इतने दिन की छुट्टी मिलती है आपको, आप सेफली जाएं घर पे, इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। और तीसरा है एथिक एस्केलेशन पॉलिसी। ये, इसके बारे में कोई बता सकता है एथिक एस्केलेशन पॉलिसी के बारे में? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम जो प्रॉब्लम्स को एक्सेलरेट करने के लिए एक मैट्रिक्स बनी होती है। तो राइट। उसमें जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले अगर कोई ऑपरेटर है, उसके पास प्रॉब्लम कोई आ रही है मशीनरी पे, तो वो उसको अपनी टीम लीडर पे रेस करेगा। फिर टीम लीडर फर्दर अपने जो भी नेक्स्ट लेवल होगा उस पे करेगा। अगर वहां भी रिजॉल्व नहीं हो रही तो फिर वो एचओडी लेवल पे, फिर प्लांट लेवल पे डिस्कस राइट। होगी। ये ये एक्सेलरेशन मैट्रिक्स होती है, तो ये फॉलो करते हैं विसल ब्लोइंग में। बिल्कुल सही आपने बोला है, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स है, और इसको फॉलो करते हैं। सो एस्केलेशन मैट्रिक्स नॉर्मली कई कंपनी में प्रोसेस या प्रोडक्ट का बनाते हैं। दूसरा, आप अपने डिसिप्लिन वाइज भी एस्केलेशन कैसे कर सकते हो, उसको भी आप रख सकते हो। बहुत सही बताया आपने। इस क्लोज के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी इंटरव्यू में पूछा हो या कोई ऑडिट में पूछा हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे 5.111 खत्म होता है। एंड ये जो एंटी ब्राइबरी पॉलिसी थी, इसका कोई एग्जांपल है? एंटी ब्राइबरी के बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सिंपल गूगल में आप सर्च करोगे तो 5-5 6 6 पेज के एंटी ब्राइबरी पॉलिसीज मिल जाएंगी। मेरे पास भी रखी हैं एंटी ब्राइबरी की पॉलिसीज। पॉलिसी देखनी है आपको? नहीं, समझने के लिए मैं कोई एग्जांपल देखना चाह रही हूँ। हाँ, वो पूरी पॉलिसी है आप। ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आती है 5.112। 5.112 बोलता है प्रोसेस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये नॉर्मली ऑडिट में या इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, क्या होता है इफेक्टिवनेस और क्या होती है एफिशिएंसी, और दोनों में क्या फ़र्क है या दोनों सेम है? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, इफेक्टिवनेस और वर्सेस इफिशिएंसी? दोनों में डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्या डिफरेंस हो सकता है? इफेक्टिवनेस ये है कि अगर आपने किसी काम को किया और जैसे कोई ट्रेनिंग दी, तो ऑपरेटर ने कितना उस ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करा, क्या सीखा, क्या समझा, उससे उसको कुछ आया नहीं आया, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम जैसे टेस्ट लेते हैं, तो वो हमारा इफेक्टिवनेस हो गया। और ठीक है। इफिशियंसी वो हो गई कि हम उस टेस्ट को कराने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पेपर हो गया, जो भी चीजें उसके लिए अवेलेबल कराई, एग्जाम हॉल वगैरह हो गया, टेस्ट पेपर हो गई, ये हमारे इफिशियंसी हो गई। उससे उसको क्या बेनिफिट हुआ उससे। ठीक है, बढ़िया है। और कोई बताना चाहेगा? देखिए, इफेक्टिवनेस जो होती है वो बेसिकली आपके कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताता हूँ सिंपल एग्जांपल से। जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस का इफेक्टिवनेस का अगर फॉर्मूला लगाएं हम लोग यहाँ पे, तो वो होता है प्लान वर्सेस एक्चुअल। इफेक्टिवनेस क्या होती है? प्लान वर्सेस एक्चुअल, मतलब आपने कितना प्लान किया था और कितना एक्चुअल आया। प्लान सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं होता, प्लान आपका क्वालिटी का पीपीएम टारगेट भी हो सकता है, आपके एचआर का जो क्या बोलते हैं रिटेंशन पीरियड, जो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं उसका प्लान हो सकता है, आपके मेंटेनेंस का एमटीटीआर एमटीबीएफ हो सकता है। और एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो कितना आउटपुट निकाल रहे हो और कितना इनपुट यूज कर रहे हो। तो देखिए, इन दोनों में से जो प्लान वर्सेस एक्चुअल है, ये आपका है कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट। कस्टमर आपको क्या मांगता है, भाई मुझे इतना 10,000 क्वांटिटी चाहिए, इस तारीख को चाहिए, तो कितना प्लान करना चाहिए, कितना एक्चुअल मिला है उसको। इफेक्टिवनेस क्या होती है? कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इफेक्टिवनेस कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होती है और एफिशिएंसी आपके मालिक के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपका मालिक चाहेगा 4 मैन पावर में पूरी लाइन चला दो, वो एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी प्रोडक्शन होगी। तो कम से कम मैन पावर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, वो बेसिकली इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का एग्जांपल है। एफिशिएंसी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट ऑनर के लिए। और इफेक्टिवनेस किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? आपके कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए जो भी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, कस्ट क्वालिटी पॉलिसी, आपके क्वालिटी के टारगेट, आपके मेंटेनेंस के टारगेट, इंटरनल ऑडिट के टारगेट, जैसे एमएसआई वीएससी की ऑडिट कराता है, वो सब इफेक्टिवनेस के अंदर आता है। और एफिशिएंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मालिक जो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, वो आता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। हाँ सर, जैसे कि अगर सर जैसे हमने प्लान किया है ना, तो अगर मेरा एक्चुअल में मतलब उतना जैसे अचीव हो गया कोई भी चीज था, जैसे पीपीएम है, हमने प्लान किया उतना अचीव हो गया। हम्म। और तो जैसे सर ये भी होता है ना, लेस इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। जैसे समटाइम्स क्या होता है, हमने पार्ट मेन्यू बनाए, हमने लेस एफिशिएंसी तो है, हमने लेस रिसोर्स इनपुट्स में बनाए, लेकिन आउटपुट मिला, लेकिन वो इफेक्टिव ही नहीं है मतलब। तो वो इफेक्टिव जो होता है वो प्लान हुआ, अचीव भी हुआ, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, वो कैसे देखेंगे? वो वो तो देख बस यही है कि देखिए, जी, जो भी आपने क्वालिटी जो वाइज। देखिए देखिए हम हर साल क्या प्लान करते हैं, जैसे कि हर साल हम इंटरनल ऑडिट का प्लान करते हैं, किस महीने में इंटरनल ऑडिट होगी। तो जो भी हम प्लान कर रहे हैं और प्लान के अगेंस्ट एक्चुअल चेक कर रहे हैं, वो सारा इफेक्टिवनेस हो गया, सिंपल। जी। और हम्म। एफिशिएंसी क्या हुआ? आपने इंटरनल ऑडिट कर तो ली, अब इंटरनल ऑडिट कर हम्म। ली, और वो कितनी
कितनी कितना आउटपुट आया, मतलब कि ऐसा तो नहीं था कि आपने इंटर ऑडिट में सेटिंग करके बैठ गए, भाई प्रोडक्शन वाला मेंटेनेंस की ऑडिट कर रहा था, दोनों दोस्त थे, शाम को जाके पार्टी करते हैं दोनों, तो एनसी नहीं निकाल रहे हैं, हम्म तो एफिशिएंसी नहीं आ रही ना हम्म उसकी, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये इसका नहीं कोरिलेशन तो बना सकते एफिशिएंसी में तो फिर ये हो गया ना सर, जैसे हमने लेस इनपुट में लेस मतलब लोग में हमने 1% से ऑडिट कर ली सारी, तो मतलब वो एफिशिएंट नहीं होगा। हैं। नहीं नहीं नहीं, वो थक जाएगा बेचारा। और तो इसमें ऑडिट ये भी तो हो सकता है ना देखिए कि डिपेंड करता है। जिस पर्सन ने ऑडिट किया है, जिस पर्सन ने ऑडिट किया है उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं हो। हाँ, तो वो कम एफिशिएंसी होगी। तो ये सर एफिशिएंसी में ही कैप्चर हो जाता है कि कितना, अगर मतलब वो सही से ऑडिट नहीं हुआ या मतलब पीपीएम टारगेट अचीव हुआ लेकिन इफेक्टिव वो नहीं, मतलब इफेक्टिव है लेकिन वो रिसोर्सेज भी कम यूज हुए लेकिन एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब वो एफिशिएंट में कैप्चर होता है वो चीजें। हाँ, एफिशिएंट में कैप्चर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जी आपकी कंपनी में 10 ऑडिटर हैं, लेकिन एक भी जी ऑडिटर ढंग से एनसी नहीं निकाल लिख पा रहा है, या एक भी ऑडिटर अच्छी एनसी हाँ निकाल ही हाँ नहीं पा रहा है, तो वो एफिशिएंट नहीं है ना। अच्छा अच्छा और कंपनी में मान हाँ लीजिए सर 2 ही ऑडिटर हैं, और 2 ऑडिटर एक से एक बेहतरीन एनसी निकाल के लाते हैं, तो वो जी मोर एफिशिएंट है। तो वो मैं अच्छा काम कितना अच्छा हो रहा है उसके ऊपर आएगा आपका क्वालिटी ऑफ वर्क ओके पे आएगा। ओके ओके। और किसी का कोई है इसमें क्वेश्चन? तो इसका कोई और एग्जांपल भी हो सकता है क्या? हाँ, एग्जाम्पल और भी। किसका? इफेक्टिवनेस का, एफिशिएंसी, दोनों का? यस सर। देखिए इफेक्टिवनेस का सिंपल एग्जांपल, आप प्लान वर्सेस एक्चुअल में आप ये डाल दीजिए, प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन का डेली प्लान कितना है, क्या डेली प्लान अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एफिशिएंसी का एक सिंपल एग्जांपल है सीओपीक्यू, आप सीओपीक्यू निकालते हैं, वो एफिशिएंसी का एग्जांपल है। सीओपीक्यू या इन्वेंट्री निकालते हो आप, हर महीने इन्वेंट्री होती है प्लांट में, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ में नहीं निकालते। तो जो इन्वेंट्री कैलकुलेशन भी एफिशिएंसी है, मतलब कि अगर ज़्यादा इन्वेंट्री है तो आपकी एफिशिएंसी कम है, कम से कम इन्वेंट्री होगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई भी, कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को आईएटीएफ के किस क्लोज में वेरीफाई करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि आपके प्लांट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कितनी है। तो उसका आंसर आपको देना है 9.3 एमआरएम, एमआरएम इनपुट, ठीक है। जब आप एमआरएम का क्लोज पढ़ोगे 9.3 का 9.3.2 में, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि टॉप मैनेजमेंट को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखना है। और जो लास्ट क्लोज है 5.113, वो है प्रोसेस ओनर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को प्रोसेस ओनर को डिफाइन करना है, और प्रोसेस ओनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जैसे कि आपके प्रोडक्शन हेड कौन है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर कौन है, शिफ्ट इंचार्ज कौन है, तो हर बंदा डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। तो रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जो जो जिस बंदे को जिम्मेदारी दी जा रही है वो डिफाइन होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल इसमें ये कह सकते हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसमें जो जो लोग इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर हैं, उनका सबका नाम लिखा होना चाहिए। 5.1.2 कस्टमर फोकस है। कस्टमर फोकस का जो मेन काम है वो बेसिकली जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, कोई भी कर रहा हो, उसको कस्टमर के को फोकस में रखते हुए सारी एक्टिविटीज को करना है। फोकस हमारा क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें नॉर्मली ऐसे कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। ये वन ऑफ द प्रिंसिपल भी है, क्वालिटी प्रिंसिपल्स में आता है। 5.2 बिल्कुल सिंपल है, पॉलिसीज, क्वालिटी पॉलिसीज पे है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी पॉलिसी को डिफाइन करना है, क्वालिटी पॉलिसीज को बनाना है, और वो क्वालिटी पॉलिसी आपके केपीआई से मीट होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में। आपकी क्वालिटी पॉलिसी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, और अप्लाइड ऑर्गेनाइजेशंस में आनी चाहिए।
और रिलीवेंट इंटरेस्ट पार्टीज के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्वालिटी पॉलिसी आपकी आपके लोगों को पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ कहाँ लगी हुई है। जैसे कि मीटिंग्स हॉल्स, आपके सिक्योरिटी गेट पे क्वालिटी पॉलिसी डिस्प्ले होनी चाहिए। और ऑडिटर कभी भी पूछ सकता है किसी भी बंदे से कि भाई क्वालिटी पॉलिसी बताइए। और जो लास्ट क्लोज है वो है 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। बिल्कुल सिंपल क्लोज है, आपको पता होगा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ना